दिमाग में आइडिया आया ये है। मैम ये क्वेश्चन करिए मैक्सिमम टेम्परेचर रहेगा। यहाँ पे बताइए बेटा, छोड़िए आप, हो गया। हम लोग एनर्जी पढ़ रहे हैं, पहली बात तो ये है, ठीक है। और दूसरा कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ रहे हैं। तो दिमाग में आना चाहिए, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। एग्जाम में तो कोई भी कॉन्सेप्ट लगता है तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट स्पेसिफाइड है, तो वही लगाना। तो यहाँ पे ये देखना है कि ये किस पोजीशन में है। यहाँ पर हमें कोई कंपैरिजन तो दिया नहीं, ये नॉर्मल पोजीशन में, ठीक है ना। और ये बॉल जो है जिसका मास है ना वो चल रही है, इसके पास कौन सी एनर्जी है, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी। भाई बॉडी जो है सरफेस पर रखी हुई है तो हाइट जीरो होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी तो कोई है नहीं, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है। फोर्स कौन सा लग रहा है इसके ऊपर, फ्रिक्शन वगैरह कोई दिया नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे फ्रिक्शन भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो जीरो कर ली, ठीक है ना। फ्रिक्शन जो है वो कोई लग नहीं रहा है। तो अब ये जो बॉल आएगी ये आकर के इससे कोलाइड करेगी, कोलाइड करने के बाद स्प्रिंग को कंप्रेस करेगी, और एक टाइम आएगा जब ये मैक्सिमम कंप्रेस हो जाएगी तो बॉल रुक जाएगी। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये हुआ कि इसने अपनी पूरी काइनेटिक एनर्जी रुक गई, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी खत्म। इसमें क्या आ गया, कंप्रेशन। कंप्रेशन की वजह से क्या हो गया, इसमें एनर्जी आ गई। कौन सी आती है स्प्रिंग में एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। उसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर, हाँ के बाई टू एक्स स्क्वायर या हाफ के एक्स स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या लगेगा, मैकेनिकल एनर्जी, कोई क्योंकि सारे कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं यहाँ पे, कोई वैसा फोर्स तो है नहीं, तो इसलिए मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी फाइनल। मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल में क्या क्या आता है, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। बोलिए, ठीक है। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कोई सिस्टम में है वो भी जीरो है, और इसके बाद भी कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है क्योंकि हाइट नहीं है, ठीक है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी की जगह जीरो आ गया। काइनेटिक एनर्जी उसके पास तो कोई है नहीं, जो कुछ है इसी के पास है, तो क्या हो जाएगा, हाफ एम बी स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पे आइए। अब काइनेटिक एनर्जी जब फाइनल पोजीशन में ये आकर के इससे चिपक गई और कंप्रेशन पूरा हो गया और बॉल जो है रुक गई, तो क्या कोई काइनेटिक एनर्जी है इसके पास, नहीं, काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई। पोटेंशियल एनर्जी, यस, पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग के पास आ गई कंप्रेशन की वजह से। तो पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग की कितनी होती है, हाफ के एक्स स्क्वायर। एक्स क्या है, कंप्रेशन या इलांगेशन, स्प्रिंग जितना स्ट्रेच हुई या जितना कंप्रेस हुई। और काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई है, वो जीरो हो गई है क्योंकि बॉल रुक चुकी है। यहाँ से एक्स आ जाएगा, बस निकालिए एक्स की वैल्यू, निकाल के जल्दी तो बताइए। बिल्कुल दूसरा भी इसी तरीके का होगा, थोड़ा सा खाली डिफरेंस है। आया किसी का,
हाँ भाई मीन एक्स की वैल्यू बताओ क्या आई, हाफ से तो हाफ कट गया और एम वी स्क्वायर इधर आ जाएगा अंडर रूट के, और एक्स का स्क्वायर है तो इधर मैं रूट ले लूंगा तो एक्स आ जाएगा, यही आएगा, तो कंपैरिजन आ गया। ठीक है, चलिए यही चीज बिल्कुल सेम यहां पर लगेगी, करके बताइए, फिर से ट्राई करिए। तो यहाँ पर भी कोई फ्रिक्शन वगैरह है नहीं, तो वही लग जाएगा, मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी फाइनल। तो मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल मतलब पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें बताइए क्या क्या चीज जीरो है और क्या चीज है। तो जब मैंने मास को यहां से छोड़ा, रिलीज किया, लिखा हुआ है इसमें, रिलीज का मतलब जब मैं उसको छोड़ूंगा कोई चीज, तो रिलीज का मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। छोड़ा ना मैंने तो उस वक्त वेलोसिटी जीरो, धीरे धीरे वो स्पीड बढ़ती रहेगी क्योंकि नीचे जा रहा है। तो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे क्या हो गई इसकी, u इज इक्वल टू जीरो, है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई। पोटेंशियल एनर्जी होगी क्योंकि इस बार हाइट है ना इसके बाद ये वाली है। तो हाइट कैसे निकालें, हाइट दी नहीं हुई है, हम लोग पहले निकाल चुके हैं हाइट कई बार। हाँ, ये दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा वाला फॉर्मूला लगा दी, क्योंकि ये परपेंडिकुलर ही तो है हाइट। तो परपेंडिकुलर साइन थीटा लगाएंगे, तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज क्या दिया हुआ है, एल। तो परपेंडिकुलर यानी हाइट, यानी क्या हो जाएगा, एल साइन थीटा। हो गया। तो ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो गई। तो एम जी और एच की जगह क्या आ गया, एल साइन थीटा। ठीक है, अब फाइनल वाली बताइए, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी। अब तो ग्राउंड पे आ गया ना, तो हाइट जीरो हो गई, तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई, गुड। और लेकिन इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो हुई, मास थी, लेकिन स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी तो होगी, स्प्रिंग कंप्रेस हुई है ना, तो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, बोलिए। स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी हाफ के एक्स स्क्वायर। बोलो, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर जो बनी है ये दो पार्ट से बनी है, एक स्प्रिंग की वजह से और एक हाइट की वजह से, हाइट ऑफ मास m। ठीक है, तो यहाँ पे स्प्रिंग की पोटेंशियल, इनिशियली स्प्रिंग नॉर्मल पोजीशन में था तो x जीरो हो गया, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई। लेकिन मास की क्योंकि हाइट है तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है। लेकिन जब फाइनली ये कंप्रेस हुई तो क्या हो जाएगा, इसकी पोटेंशियल एनर्जी
हाइट की वजह से तो जीरो हो गई मास की, लेकिन स्प्रिंग कंप्रेस हो गई तो स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी आ गई। वेलोसिटी वेलोसिटी दोनों की जीरो है, यहां से चला और जीरो थी वेलोसिटी, और जब यहां आके इसने कंप्रेस किया तब भी तो जीरो हो गई। क्यों इंद्रमा भाई, यहां से चला था तो वेलोसिटी जीरो थी क्योंकि रिलीज किया, बीच में उसने स्पीड पकड़ी, उसके बाद फिर आकर के स्प्रिंग को कंप्रेस करके फिर उठ गया, काइनेटिक एनर्जी फिर से जीरो हो गई, तो प्लस जीरो। तो यहां से आंसर क्या आ जाएगा जल्दी से बताइए, mgl sin थीटा इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दिए तो 2mg sin थीटा, नीचे आ जाएगा k, और स्क्वायर है तो स्क्वायर को मैं हटाऊंगा तो ये रूट लग जाएगा बस। अब इसी तरीके के क्वेश्चन सर एल साइन थीटा नहीं आएगा, है बेटा, एल साइन थीटा है। हाँ सॉरी एल रह गया, एल लिखिए, एल भी है, ठीक है। हो गया। अब देखिए बिल्कुल सेम क्वेश्चन को दूसरे तरीके से उतार लिया, चलूं आगे, और लेकिन ये आप लोगों को खुद करना है, इसको मैं कराऊंगा नहीं, आप लोग खुद ट्राई करिएगा। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ये रहा। ओके, क्वेश्चन साथ के साथ बनाते जाइए। ये मेरी स्प्रिंग हो गई और ये बॉल, ठीक है। इस बार ये कंप्रेस्ड है, क्या है कंप्रेस्ड, और इसका के जो है उसकी वैल्यू दी हुई है 50। बोलिए क्या होगा, यूनिट क्या थी, न्यूटन पर मीटर, ठीक है। ये दी हुई है कंप्रेशन की वैल्यू दे दें तभी कैलकुलेशन में आसानी हो जाए। क्वेश्चन बन गया, क्वेश्चन बना लीजिए। मास है 1 kg, इसका मास है 1 kg, ठीक है, और इसका ये है 2 मीटर, ये हमारा है नल पॉइंट यानी मीन पॉइंट, मीन पोजीशन जहां पे स्प्रिंग नॉर्मल पोजीशन में आ जाए। नहीं, पोटेंशियल एनर्जी तो फाइंड हो ही जाएगी,
फाइंड ये करना है कि ये कितना डिस्टेंस कवर करेगी, कितना डिस्टेंस कवर करेगी। एस कितना डिस्टेंस कवर करके ये बॉल रुकेगी। और रुकेगी कब? जब यहाँ पे कोई फ्रिक्शन भी होना चाहिए। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो बॉल तो चलती ही रहेगी ना, तो रुकेगी कहाँ? तो इंफिनिटी पे जाके रुकेगी। तो क्या होना चाहिए? फ्रिक्शन होना चाहिए। तो म्यू की वैल्यू भी ले लीजिए 0. ठीक है। सेम क्वेश्चन। देखिए पुराने वाले जो क्वेश्चन है बिल्कुल उसी की तरह है, थोड़ा सा चेंज कर दिया। और ये वाले सरफेस का म्यू जो है वो 0 है और इसकी जो लेंथ है वो L है और एंगल जो है वो थीटा है और इस वाले सरफेस का जो म्यू है वो 0.2 है। यहाँ पे भी वही बताना है, यहाँ पे कंप्रेशन बताना है और वहां पे डिस्टेंस बताना है। यहाँ पे क्या बताना है? मैक्सिमम कंप्रेशन और यहाँ पे ये कोई खाली बता देंगे कैसे करेंगे, बाकी जो है वो ट्राई करिएगा। बोलो जनाब, ठीक है? हाँ भाई, तो ये दूसरा वाला कर लेंगे, ट्राई करने के लिए छोड़ दें, हैं? चलिए, तो ये वाला जो है वो आप लोगों को ट्राई करना अभी रह गया नोट करने से। करिए नोट करिए। अब हम लोगों का लास्ट टॉपिक है
इस चैप्टर का पावर वो भी खत्म हो जाएगा। इसका भी मास कितना है 1 kg, ठीक है। और L की वैल्यू होनी चाहिए चलिए, ये थीटा जो है ये है हमारा, इसको 37 डिग्री कर दीजिए और L को 5 कर दीजिए। नहीं तो फिर नंबर्स में नहीं आएगा ना। चले, चलिए पावर हेडिंग डालिए पावर। तो पावर का किसी को फॉर्मूला याद है क्या होता है? पावर की दो तरीके की हम लोग पढ़ेंगे, पावर एवरेज और पावर इंस्टेंटेनियस। तो पावर का क्या फॉर्मूला पढ़ा है? हाँ, रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी कितना काम कितने टाइम में किसी ने किया वही उसकी पावर है। वर्क डन बाय एनी बॉडी एनी मशीन, ठीक है, इन ए गिवन टाइम इज कॉल्ड पावर। लिख लिया डेफिनेशन? वर्क डन बाय एनी बॉडी और मशीन इन ए गिवन टाइम इज कॉल्ड पावर। जो ज्यादा काम करेगा उसी टाइम में उसकी पावर ज्यादा होगी, जो कम काम करेगा उसकी पावर कम होगी, ठीक है ना। अब पावर एवरेज, पावर एवरेज क्या हो जाएगी? इसी को पावर एवरेज। तो जैसे सबका होता है, हर चीज का एवरेज कैसे निकालते हैं? इनिशियल फाइनल पावर माइनस इनिशियल पावर डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, ठीक है ना। इसे एवरेज पावर है। एक मिनट, गलती हो गई। क्या गलती हुई? वर्क डन आएगा ना, इन फाइनल वर्क डन माइनस इनिशियल वर्क डन। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा W अपॉन डेल्टा T। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं पावर एवरेज को? बोलिए,
लिख सकता हूँ तो कब लिख सकता हूँ? हाँ, वर्क एनर्जी थ्योरम में हमको मालूम है कि वर्क डन बाय वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो जो भी वर्क डन है, अगर आपको काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में दिया हुआ है तो भी आप पावर निकाल सकते हैं। मैं अभी तो पढ़ा था वर्क एनर्जी थ्योरम में, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यहीं से तो मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी फाइनल, ये फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था। उसमें कंजर्वेटिव फोर्स खाली लिए थे, नॉन कंजर्वेटिव वालों को हमने जीरो मान लिया था कि वो काम नहीं कर रहा है, तो ये भी फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में अगर हमको कुछ वैल्यू दी हुई है तो हम ये की जगह ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। चलिए, तो इसमें बहुत आसान अच्छा, इंस्टेंटेनियस का क्या करें? इंस्टेंटेनियस बोलिए। इंस्टेंटेनियस मतलब कोई इंस्टेंट पे, इंस्टेंटेनियस क्या हो जाएगा? dw अपॉन dt। तो ये हो गया हमारा इंस्टेंटेनियस पावर। एक चीज और यहाँ पे लिख सकते थे हम लोग, एक तो फॉर्मूला ये हो गया, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में भी तो लिख सकते हैं अगर कंजर्वेटिव फोर्स खाली काम कर रहा है? वर्क डन को ही तो हम लोग क्या कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। हम लोग जब नीचे से मास ऊपर ले गए थे तो किसी भी रास्ते से ले गए थे, हमने उसको क्या नाम दे दिया था? वर्क डन को पोटेंशियल एनर्जी। हाँ, लेकिन वहां पे क्या था? सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स काम करना चाहिए, तभी वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी माइनस साइन थीटा। याद आ गया है? लेकिन शर्त क्या है? कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स काम नहीं कर रहा होना चाहिए। तो इसकी जगह मैं ये भी लिख सकता हूं, माइनस डेल्टा यू अपॉन डेल्टा। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हमने क्या एक और चीज सीखी थी कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड है। ठीक है, उसके लिए हमें कोई रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ता है, और वो रेफरेंस पॉइंट हमारा अपना होता है, हम जो चाहे लें। इसीलिए हमने देखा था अर्थ पे कभी हमने 0 लिया था, कभी 1 लिया था, कभी 10 लिया था, है ना, कभी 99 लिया था। ये सब बहुत डिटेल में मैंने बताया था। तो ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे 3-4 फॉर्मूले हो गए, बस इसी के ऊपर बेस्ड अब सारे क्वेश्चन है। अच्छा, थोड़ा सा ग्राफ देख लेते हैं, चलें आगे। तो इंस्टेंटेनियस को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, dw इज इक्वल टू p इंस्टेंटेनियस इंटू dt है। क्या किया मैंने? बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसका इंटीग्रेशन कर दूं, इसका इंटीग्रेशन कर दूं, तो इंटीग्रेशन क्या होता है? इंटीग्रेशन का दूसरा नाम क्या है? हाँ, समेशन इनफाइनाइट अगर पार्ट है तो उसका हम ऐड करने के लिए इंटीग्रेशन करते हैं। लेकिन इसका जो असल नाम है वो क्या है? एरिया अंडर कर्व। ठीक है ना, एरिया अंडर कर्व। कोई भी ग्राफ होता है तो उसका जो एरिया है ग्राफ का वो हम निकालना चाहें तो इससे निकाल सकते हैं।
चलिए ग्राफ लेते हैं। तो यहाँ पे किसका किसके बीच में ग्राफ होना चाहिए? वर्क डन और पावर निकालने के लिए वर्क डन टाइम। हाँ, वर्क डन और टाइम का ग्राफ होना चाहिए, ठीक है ना। और ये है क्या? dw/dt वर्क डन टाइम ग्राफ का स्लोप है पावर। स्लोप, बोलिए। और ये वाला ग्राफ किसका बनेगा अगर वर्क निकालेंगे? ये पावर और टाइम का ग्राफ बनेगा। ओके, चलिए बनाइए, बनाते हैं ग्राफ। एक ग्राफ ये हो गया, एक इसके लिए हो गया। इसके लिए ग्राफ कैसा बनेगा और इसके लिए कैसा बनेगा? इसके लिए वर्क और टाइम का ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो मान लीजिए स्ट्रेट लाइन ही ले लेते हैं, आसान ये है। तो इसका स्लोप निकाल लिया। तो दूसरे वाले ग्राफ बन जाए। हाँ, अभी देखते हैं। तो इसका स्लोप क्या होता है? tan थीटा। थीटा क्या होता है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बनने वाला एंगल। कई मरतबा हम लोग ने डिस्कस किया है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो ग्राफ बनता है, जो एंगल बनता है, उसी को हम लोग थीटा लेते हैं, ठीक है। ये हो गया, और ये ही स्लोप कहलाता है, और ये dw/dt फर्स्ट डिफरेंशिएशन भी स्लोप कहलाता है। तो स्लोप में इसकी, तो अगर मुझे वर्क और टाइम का ग्राफ दिया हुआ है तो मैं इन तीन तरीकों से स्लोप निकाल सकता हूं, और स्लोप निकाल करके पावर बता सकता हूं, ठीक है ना। अब आते हैं इसकी तरफ। मान लीजिए ये ग्राफ है, ये पावर है और ये टाइम है। तो इसके अंदर क्या निकलेगा? इसमें हमें एरिया अंडर द कर्व। मान लिया उसने कहा कि बताइए कि 2 सेकंड में यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है। तो 2 सेकंड में इसने कितना काम किया मशीन ने, जिसका ये ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। तो ये वाला एरिया जो होगा, ये एरिया वर्क डन के बराबर होगा। ये हो गया एरिया। एरिया अंदर का। तो ये तो मैंने जो है थोड़ा सा कर्व बना दिया है। वहां पे जब आपसे पूछेगा तो उसका बकायदा क्या होगा, स्क्वायर बनना होगा या ट्राइंगल बनना होगा, इस तरीके से होगा, तब आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। कर्व का तो एरिया कैलकुलेट कर नहीं पाएंगे, ठीक है ना। तो वहां पे क्या दिया हुआ होगा, वहां पे ट्राइंगल वगैरह भी दिया होगा। मान लिए ये स्ट्रेट लाइन होती, फिर ये ऐसे स्ट्रेट लाइन होती, तो आप कर लेते, ठीक है ना। चलिए, अच्छा इसकी यूनिट क्या होती है पावर की? जूल भी होती है। इसमें थोड़ा सा कर दिए, क्या होगी पावर की यूनिट बताइए? एक तो वॉट होती है, दूसरी जूल पर सेकेंड, वर्क अपॉन टाइम तो था, या काइनेटिक एनर्जी अपॉन टाइम, या पोटेंशियल एनर्जी अपॉन टाइम। तो क्या हो जाएगा? जूल पर सेकेंड।
और बड़ी यूनिट एक होती है इसकी हॉर्स पावर और किलोवाट, तो वो तो वाट में ही आ गया ना। तो हॉर्स पावर एक यूनिट ये कितने एचपी का इंजन है, कितने एचपी की मोटर है, ये सब चीजें जो है वो दी हुई होती है। हॉर्स पावर बताओ कितने यूनिट जो है वो किसी को मालूम है इसके बराबर होती है? 746 watt is equal to 1 HP। हो गया? चलिए, वेरी गुड। अच्छा, पावर इज इक्वल टू dw बाय dt। देखिए यहाँ से भी एक और फॉर्मूला इसका हो जाएगा पावर का। बस इसमें दो तीन ये जो फॉर्मूले हैं यही याद रखिए तो क्वेश्चन ऐसे चुटकियों में हो जाएगा। वर्क को मैं क्या लिख सकता हूँ और F डॉट एस डिवाइडेड बाय डी टी। बोलिए वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट है, यही होता है ना। इससे बताइए क्या फॉर्मूला बन जाएगा। अगर कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, इफ फोर्स इज कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का तो डिफरेंशिएशन होता नहीं है, वो तो बाहर आ जाता है डिफरेंशिएशन से। तो क्या हो जाएगा बोलिए? पावर के फॉर्मूले में F बाहर आ गया तो अंदर क्या रह जाएगा? ds बाय dt हो गया। बोलिए, ठीक है ना। फोर्स कांस्टेंट होगा तब ये आएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, वरना फोर्स भी आएगा। तो अब इससे क्या फॉर्मूला बन गया? ds बाय dt क्या होता है? फोर्स, यस, डॉट वेलोसिटी। पावर इज इक्वल टू फोर्स डॉट वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी और फोर्स का डॉट प्रोडक्ट होता है। और डॉट प्रोडक्ट का दूसरा क्या नाम होता है? स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, इसके जरिए से जो भी क्वांटिटी आती है वो क्या कहलाती है? स्केलर क्वांटिटी। क्रॉस प्रोडक्ट से वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं, उससे जो क्वांटिटी आती है वो वेक्टर कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ इससे क्या पता चला हमें कि पावर जो है वो कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। जैसे वर्क स्केलर क्वांटिटी है, पावर भी स्केलर क्वांटिटी है। हाँ भाई सर, ठीक है। और डॉट प्रोडक्ट होता है तो उसको कैसे लिख सकते हैं? एफ वी कॉस थीटा। डॉट प्रोडक्ट में क्या आता है? कॉस थीटा आता है। क्रॉस प्रोडक्ट में क्या आता है? साइन थीटा आता है। तो ये एक फॉर्मूला होगा। चलिए, अब डिफरेंट एंगल पे बताइए क्या क्या हो जाएगी पावर। अगर एंगल थीटा इज इक्वल टू 0 है तब क्या होगी? थीटा इज इक्वल टू 90 है तब क्या होगी पावर? और थीटा इज इक्वल टू 180 है तब क्या होगी? वर्क के लिए भी निकाला था हमने, हाँ, तो इसके लिए बताइए क्या हो जाएगी। तो जब थीटा 0 होगा तो cos 0 1 हो जाता है, तो पावर क्या हो जाएगी? F इंटू वी। और ये वैल्यू क्या होगी? ये वैल्यू मैक्सिमम होगी। ठीक है, और ये वैल्यू कैसी आएगी? पॉजिटिव आएगी हमेशा। बोलिए, ठीक है, पॉजिटिव आएगी।
और पॉजिटिव आने का मतलब क्या है कि वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज कर रही है, यानी काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की, बॉडी की क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। यानी बॉडी को पावर दी जा रही है, बॉडी से पावर ली नहीं जा रही है, बॉडी से वो पावर बाहर से सप्लाई की जा रही है। और थीटा 0 हो जाएगा तो थीटा 90 हो जाएगा तो cos 90 0, तो पावर क्या हो जाएगी, 0। तो नो चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी में भी कोई चेंज नहीं आया, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी। यानी काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं हुआ। थीटा अगर 180 डिग्री है तो क्या हो जाएगा, हाँ, तो बोलिए cos 180 इज इक्वल टू -1, तो पावर क्या हो जाएगी, -fv। इसका मतलब क्या हो जाएगा, वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज कर रही है, पावर क्या है, नेगेटिव है। इसका मतलब हम बॉडी से क्या करवा रहे हैं, वर्क करवा रहे हैं, बॉडी की पावर हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, हो गया, आगे चलें। फोर्स हमको दिया हुआ है कार्टेशियन फॉर्म में, लिखिए आई कैप -2 जे कैप प्लस 3 कैप, आई कैप -2 जे कैप प्लस 3 के कैप, और वेलोसिटी दी हुई है, यह है क्वेश्चन नंबर 1। वेलोसिटी दी हुई है 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप, तो कह रहा पावर बताइए। चलिए जल्दी से बताएं। क्या हो जाएगा, एफ डॉट बी। दो वेक्टर कार्टेशियन फॉर्म में हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमने करना सीखा है, क्या आया आंसर, डॉट प्रोडक्ट में क्या करते हैं फिर, आई को आई से, जे को जे से, और के को के से मल्टीप्लाई करते हैं, बाकी सब क्या हो जाता है, 0। क्यों, इसलिए कि बाकी में सब में 90 डिग्री एंगल है, इन्हीं के अंदर एंगल जो होता है वो 0 होता है, तो इसलिए यही वाले फैक्टर बचते हैं। तो आई को आई से करेंगे तो क्या हो जाएगा 3, और जे को जे से करेंगे तो क्या हो जाएगा -4, और के को के से करेंगे तो क्या हो जाएगा +3। बोलो मुस्कान, ठीक है, तो क्या आंसर आया, 2 वॉट या 2 जूल पर सेकेंड, ये आ गया आंसर। हो गया, चलिए ये मैंने एक बॉल को यहां से फेंका, u वेलोसिटी है और एंगल थीटा से, ठीक है। तो
मुझसे पूछ रहा है कि पावर एट एच मैक्स, मैक्सिमम हाइट पे पावर बताइए क्या हो जाएगी। पावर एट एच मैक्स नहीं, बहुत ज्यादा फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। वेलोसिटी जो है इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, होते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन है ये, है? तो इधर वाला क्या हो जाएगा, u cos थीटा, और इधर वाला u sin थीटा। बोलो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? हाँ भाई, हाँ, यही हो जाएगा। और जब एच मैक्स पे पहुंचा यहाँ पे जब पहुंचा, ये है एच मैक्स, बॉल यहाँ पहुंची, तो यहाँ पे बताइए क्या हो जाएगा। मैक्सिमम हाइट पे कौन सा कंपोनेंट जीरो हो जाएगा, वेलोसिटी का साइन थीटा वाला जीरो हो जाएगा, तो इसको हाइट पे ले जा रहा है, तो u साइन थीटा विल बी इक्वल टू जीरो। तभी तो हाइट ऊपर की तरफ जाना बंद हो गई। और u cos थीटा, इसमें कोई चेंज आएगा? u cos थीटा में कोई चेंज नहीं आता है, u cos थीटा में कोई चेंज नहीं आता। कोई बताएगा क्यों नहीं आता? u cos थीटा में चेंज क्यों नहीं आता? इसलिए कि वेलोसिटी में चेंज जब आएगा जब उसमें कोई एक्सेलरेशन होगा। तो क्या x एक्सिस के डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है? नहीं। एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में? सिर्फ y एक्सिस में ही तो है ग्रेविटेशन वाला, तो वही ग्रेविटेशन उसको रोक रहा है। तो रोक रहा है तो इस वजह से क्या हो रहा है, ये बॉडी ऊपर जाते जाते धीरे धीरे स्लो होती जा रही है और यहाँ पर आकर के रुक गई। सीधी फेंकेंगे तो ऐसे सीधी जाएगी, जाके ऊपर रुकेगी, फिर वापिस आने लगी। ऐसे फेंकेंगे तो कैसे जाएगी, ये पैराबोलिक पाथ होगा। तो जब मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएगी तो ऊपर ले जाने वाला कंपोनेंट जो u sin थीटा है वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि नीचे की तरफ एक एक्सेलरेशन लग रहा है g, ठीक है ना, वो इसको रोक लिया। इस वाले डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, एक्स डायरेक्शन में जब कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो इसमें थ्रू आउट कोई चेंज आता ही नहीं। बोलो इंतजाम, ठीक है? हाँ, तो थ्रू आउट इसमें कोई चेंज नहीं आता है, तो यहाँ पे ये जीरो हो जाएगा। तो अब तो बता दो पावर क्या हो जाएगी, बोलो। फोर्स डॉट वेलोसिटी, ये है ना फॉर्मूला, या एफ वी कॉस थीटा। तो इस वाले वेलोसिटी के कंपोनेंट के साथ एंगल कितना है, 180 डिग्री, लेकिन वेलोसिटी कितनी हो जा रही है, जीरो। बोलो, तो पावर क्या हो जाएगी, पावर जीरो हो जाएगी। भाई एक कंपोनेंट ही जीरो हो गया ना वेलोसिटी वाला, तो इसलिए जीरो हो जाएगा। भाई बोलो मुस्कान, ऊपर जो वेलोसिटी वाला कंपोनेंट है ये क्या हो गया, ये कंपोनेंट ही जीरो हो गया ना। तो जब ये जीरो हो गया तो फोर्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो पूरा नंबर जीरो हो जाएगा। तो ये पावर क्या हो जाएगी, 0 वाट हो जाएगी मैक्सिमम हाइट पे। एक्स एक्सिस वाले की वजह से बताओ कितना आएगा। ये है, बोलिए फोर्स क्या लग रहा है, फोर्स तो mg लग रहा है ना नीचे की तरफ, तो पावर क्या हो जाएगी, फोर्स की जगह लिख दो mg,
वेलोसिटी की जगह क्या लिखोगे? u cos थीटा, लेकिन थीटा कितना है? 90 डिग्री। इस बार देखो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, फोर्स नीचे की तरफ, तो 90 डिग्री है ना, तो cos 90 कितना होता है? हाँ बोलो कितना होता है? 0। ऐसा मत करो भाई, ये भी 0 हो जाएगा। अभी जो पीछे किया ये देखो, cos 90 ये रहा 0। दिमाग यहीं रखो कि जल्दी जल्दी कैसे भूल जाओ, ये भी 0। समझ गया? चलिए यही पार्ट, यही क्वेश्चन घर से करके लाइए। h मैक्स हाफ पे क्या होगी? ये क्या है? h मैक्स बाई 2। जब ये हाफ वाली हाइट पे पहुंचा तब इस वक्त इसके पास पावर क्या है? आसान नहीं है इसमें क्वेश्चन। हो गया? चलिए क्वेश्चन लिखिए। एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग, an object is moving with constant force, find power as a function of time and position, as a function of time and position यानी हमको ये बताना है कि पावर जो है वो पोजीशन चेंज हो रही है तो उसके साथ कैसे चेंज हो रहा है, और टाइम चेंज हो रहा है तो उसके साथ कैसे चेंज हो रहा है। लगाइए दिमाग, कैसे किया जाए। सबसे पहले तो फॉर्मूला लिख के देखते हैं। पावर इज इक्वल टू एफ डॉट वी। इससे सोचिए, फोर्स तो कांस्टेंट है। फोर्स क्या है? फोर्स तो हमको कांस्टेंट दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या हो गया? पावर जो चेंज हो रहा है वो वेलोसिटी के साथ चेंज हो रहा है, ठीक है। लेकिन हमको बताना है टाइम के साथ, टाइम के साथ बताना है और पोजीशन के साथ बताना है। तो उसमें चेंजेस नहीं के वेलोसिटी चेंज कर जाएगी उसका। देखिए टाइम के साथ वेलोसिटी कैसे चेंज होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। वेलोसिटी, फोर्स अगर मेरा कांस्टेंट है, बोलो फैल, तो यहां से एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? तो एक्सेलरेशन भी तो कांस्टेंट हो जाएगा बाबा, है? क्योंकि मास तो कांस्टेंट होगा, है? तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? m इंटू ए। तो ये तो कांस्टेंट होता ही है, और फोर्स है कांस्टेंट, तो ए तो ऑटोमेटिक कांस्टेंट हो गया, नहीं हो गया? बोलो इंतजाम है। और जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो ये कौन सी इक्वेशन है? तीनों इक्वेशन काम करती है मोशन की। तो पहली इक्वेशन क्या है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो यहां से मुझे क्या दिख रहा है? साफ साफ दिख रहा है कि वेलोसिटी टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, ये मैं कई बार पहले भी लिखवा चुका हूं,
तो वेलोसिटी टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ये बात लिखो बार बार जब तक याद नहीं हो जाती। तो जब पावर वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और वेलोसिटी टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इसका मतलब पावर भी टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, यानी जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा पावर भी बढ़ेगी। क्लियर होगी बात? अभी ये टाइम वाला तो मैंने बता दिया। ऐसी पोजीशन के बारे में सोचो, पोजीशन का वेलोसिटी से क्या रिलेशन है, कौन सी इक्वेशन से निकाल पाएंगे? थर्ड इक्वेशन सोचिए, थर्ड इक्वेशन से नहीं निकल जाएगी। v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। s क्या है? डिस्प्लेसमेंट पोजीशन। एक ही चीज तो है, जैसे जैसे दूरी बढ़ रही है वैसे वैसे पावर कैसे चेंज हो रही है? तो क्या हो जाएगा? वेलोसिटी मान लो इनिशियल वेलोसिटी 0 रही होगी, उसके बाद चलना शुरू हो गया, कुछ भी मान लीजिए, ठीक है ना। इनिशियल तो कांस्टेंट हो गई, तो फाइनल में कैसे चेंज आ रहा है? तो वेलोसिटी जो हो जाएगी स्क्वायर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एस के, या वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अंडर रूट एस के। स्क्वायर जो है वो एस के प्रोपोर्शनल, और स्क्वायर हम हटा देंगे तो अंडर रूट एस हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखना चाहिए। तो इससे हम ये भी कह सकते हैं देयरफॉर पावर पोजीशन के क्या हो जाएगी? डिस्प्लेसमेंट के या पोजीशन के अंडर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ये दोनों रिलेशन हर वक्त दिमाग में क्लियर रहनी चाहिए, एक ये वाली और एक ये वाली, अंडर रूट एस। ठीक है, एक और चाहे तो लिख सकते हैं एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, यानी पोजीशन जो है वो टाइम के स्क्वायर से। कहां से आया? सेकंड वाली इक्वेशन से, एस इज इक्वल टू यूपी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। दोनों कंबाइन करके तब भी आ जाएगा। हाँ, ठीक है। तो ये तीनों रिलेशंस याद रहने चाहिए। क्लियर? चलिए क्वेश्चन और करिए, ये इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन इससे बन सकता है, और ये बस वही स्टूडेंट करेंगे जिन्होंने पहले से इसको किया होगा, मतलब दिमाग में फौरन आता नहीं। एक क्वेश्चन लिखिए, इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, देन पावर, कैलकुलेट पावर। इस बार क्वेश्चन में क्या दे दिया है? वेलोसिटी कांस्टेंट, तो पावर बतानी है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पूरे नंबर 4 के 4 मिल जाएंगे। थोड़ा सा खाली दिमाग में डेवलप करिए। अच्छा चलिए, वेलोसिटी कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन क्या होगा मुस्कान? एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी, वेलोसिटी। एक्सेलरेशन क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। फाइनल वेलोसिटी भी सेम, इनिशियल भी सेम, तो आंसर से वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, इसका मतलब कोई एक्सेलरेशन नहीं है। हाँ, जल्दबाजी नहीं करनी, आंसर देना है। बोलो एक्सेलरेशन 0 हो गया, अब बता दो क्या होगी पावर? कैसे होगी 0? आंसर सही है, यस, क्योंकि फोर्स होता है ma और a हो गया 0, तो फोर्स भी 0 हो गया ना, इसका मतलब बॉडी पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब ये हो जाएगा कि F इंटू वी, तो v तो कांस्टेंट है और फोर्स क्या हो गया? 0। तो ये आपको थोड़ा सा दिमाग लगा करके निकालना है। तो पावर जो है यानी उसके ऊपर कोई वर्क ही नहीं हो रहा है। अच्छा वर्क हो रहा था तो क्या हो रहा था? यानी पावर लग रही थी, या तो वेलोसिटी बढ़ रही थी,
या वेलोसिटी कम हो रही है, यहाँ पे ना तो वेलोसिटी बढ़ रही है ना कम हो रही है। तो वैसे भी समझ में आ रहा था जो हमने पीछे लिख लिया, ठीक है। दूसरा भी तरीका हो गया, लिख लिया है। ये तो बेटा जल्दी लिखो। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, लिखिए क्वेश्चन। इफ एन ऑब्जेक्ट इज गिवन ए पावर ऑफ 50 वाट, हमने एक ऑब्जेक्ट को 50 वाट पावर दे दी। एन ऑब्जेक्ट इज गिवन ए पावर ऑफ 50 watt, then its velocity becomes 0 to 5 meter per second। पावर मैंने दी 50 वाट, तो वेलोसिटी क्या हो गई, 0 से 5 मीटर पर सेकेंड हो गई। पावर देंगे तो वेलोसिटी में चेंज आएगी आएगा, ठीक है ना। अब क्वेश्चन क्या कहेगा, फाइंड टोटल डिस्प्लेसमेंट of the body of mass 1 kg। तो हमको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है और मास जो है 1 kg दे दिया। सारा दिमाग में कैसे किया जाए, तो अब देखिए ये फॉर्मूला यूज हो जाएगा। हमने पावर कितनी दी है, 50 वाट। हाँ भाई पावर कितनी दी है, 50। डिस्प्लेसमेंट यहां कहां से लाए, वेलोसिटी तो हमको दी हुई है कि क्या चेंज हुई है, डिस्प्लेसमेंट लाना है। वेलोसिटी अगर हम चेंज कर देंगे तो फिर टाइम आ जाएगा, अगर उसमें ले आएंगे तो टाइम भी नहीं दिया होगा। और लाना है हमको डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी हमको दी हुई है। तो एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला याद है, बताया था मैंने, क्या होता है, v dv अपॉन dx। बोलो याद है फॉर्मूला, नहीं? हाँ dx लिख लो, dx लिख लो, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। तो मास कितना दिया हुआ, 1 kg, और एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, v dv अपॉन dx इंटू v, ये और हो गया। ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है, मैंने ड्राइव भी किया था। किसी को याद है कैसे ड्राइव किया था? हाँ बताइए कैसे किया था। एक्सेलरेशन क्या होता है, dv अपॉन dt होता है। अगर मैं इसको dx से ऊपर मल्टीप्लाई कर दूं और dx से नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो बात बराबर हो जाएगी, हैं? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा,
ये dv अपॉन dx हो गया, और ये dx अपॉन dt ऐसे लिख सकता हूं मैं। कोई प्रॉब्लम है इसमें लिखने में? कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने क्या किया, dx अपॉन dt तो हो गया v, और dv अपॉन dx हो गया। यही तो हो गया एक्सेलरेशन का नया फॉर्मूला जो यहां लिखा है मैंने, है? ये हो गया dx अपॉन dt, ये हो गया v, और ये dv अपॉन dx वो ऐसे ही डालो। तो यही चीज मैंने यहाँ पे लिख दी है। तो अब देखिए क्या हो गया, ये dx को मैं इधर ले जाऊंगा। लिख लिया? चलिए पहले जल्दी से लिखिए, इसको नोट कर। यहां से क्या हो जाएगा 50, ये dx को मैं इधर ले आया, तो dx इज इक्वल टू v इंटू वी, वी स्क्वायर dv। ये बना सकता हूं मैं इक्वेशन, है? अब मुझसे क्या कह रहा है कि जब मैंने पावर की सिस्टम को, बॉडी को 50 वॉट दी तो वेलोसिटी क्या हो गई, 0 से 5 मीटर पर सेकेंड हो गई। तो ये मैं इंटीग्रेट कर देता हूं, तो क्या हो गई वेलोसिटी, 0 से 5 मीटर हो गई। ये इसकी बाउंड्री हो गई। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, इसको भी इंटीग्रेट करना पड़ता। मान लिए 0 जब वेलोसिटी थी तो इसका डिस्प्लेसमेंट इनिशियल x1 था या xi था, और जब ये 5 मीटर हुई तो इसका डिस्प्लेसमेंट फाइनल x फाइनल हो गया। बस अब इंटीग्रेट करके आंसर निकाल लीजिए। तो क्या हो जाएगा 50, और dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, है? और xi x फाइनल इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, हमें मालूम है पावर ऐड हो जाती है, एक बढ़ जाती है, तो v स्क्वायर है तो 2 + 1 डिवाइडेड बाय 2 + 1। यही तो होता है फॉर्मूला इंटीग्रेशन का, 0 से 5। यहां से बताइए क्या आंसर आ जाएगा, 50 और x फाइनल, ऊपर वाली लिमिट में से नीचे वाली लिमिट को माइनस करते हैं, तो ये कर दिया। और यहाँ पे क्या होगा, v की पावर 3, तो 5 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 और माइनस 0 डिवाइडेड बाय 3। ये आ गया आंसर। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। यही तो डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट आ गया x। तो क्या हो जाएगा, 5 की पावर 3 है तो 125 डिवाइडेड बाय 3, और नीचे जाकर के 50 इधर ले आइए, तो आ गया। जो भी वैल्यू आएगी वो कर लीजिए। इतने मीटर चला है। सही किया मैंने कैलकुलेशन, गलत चेक करिए। जो भी आएगा ये हो जाएगा 25, नहीं 25 कैसे हो जाएगा, ये इससे कटेगा, तो नीचे हो गया 10, ऊपर आ गया 5, 5 बंदी 25, 25, ठीक है। 25/30 मीटर, ये आंसर आ गया। एक क्वेश्चन और लिख लीजिए, इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। लिखिए क्वेश्चन, लिखिए। A pump engine gives 500 kg of water. A pump engine gives 500 kg of water
in 50 seconds. In 50 seconds. To the height of 20 meters. 20 meters. Find the power of the engine. Find the power of the engine. सर एक क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए सारी बातें कहाँ रह गया? शुरुआत से करते हैं हल्का शायद मिस्टेक क्या लिखा था? क्या लिखा? कोई पंप लगा हुआ है, ये यहां से पानी को 20 मीटर हाइट पे फेंक रहा है, ठीक है। और कितना पानी फेंक रहा है ये? यहाँ पे मैंने वेइंग मशीन लगा दी, इसमें डाल रहा है। कितना है ये? 500 kg। और ये काम इसने कितनी देर में किया? टाइम 50 सेकंड में किया, ठीक है। तो इसकी जो पावर है वो मुझे बतानी है। पावर इसकी बतानी है। साथ में ये भी दिया हुआ है कि इसकी एफिशिएंसी 75% है, यानी जितनी पावर है उसकी एफिशिएंसी क्या है? 75%। बताइए कैसे किया जाए? पावर कैसे निकालें? इसने जो काम किया है वो क्या किया? पानी को यहां से उठाया है और इस साइड पे ले गया है, यही तो काम किया है। और आपने यूं समझिए कि 500 kg का सामान यहाँ पे था, वेट, उसको यहाँ रख दिया 20 मीटर। तो क्या किया आपने? उसकी पोटेंशियल एनर्जी तो बढ़ाई है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई? mgh। बोलिए, यही तो किया। और पोटेंशियल एनर्जी या वर्क, दोनों में से कुछ भी कह दीजिए, और डिवाइडेड बाय टाइम कर देते हैं तो पावर आ जाता है। फॉर्मूला शुरू में लिखा था, वर्क अपॉन टाइम या माइनस पोटेंशियल एनर्जी अपॉन टाइम, दोनों बराबर थे ना, है काइनेटिक एनर्जी भी थी। तो यही तो फॉर्मूला लग रहा है सीधा। करिए आप जल्दी से आंसर बताओ। मास क्या हो गया? 500। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी है? -10, ठीक है ना। और हाइट कितना है? 20। टाइम कितना है? 50। तो बस सब कट रहा है, कैंसिल कर दिए, 5 से 5 कट गया, यहाँ पे 10 बचा। तो क्या हो गया? 10 दूनी 100, 100 और 200, 2000 जूल पर सेकेंड। माइनस कट जाएगा क्योंकि माइनस यहाँ शुरू में भी एक आएगा ना, हाँ यहाँ पे भी माइनस आएगा क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले माइनस आता है ना। तो ये हो गया हमारा पावर। तो क्या आंसर सही है? बोलो।
क्या गलती है? हाँ भाई तमाम बताइए क्या गलती है? हाँ भाई शायद हाँ, इसका मतलब पावर कितनी होगी इसकी 75% पावर होगी या एफिशिएंसी इसकी 75% है। इसका मतलब क्या है कि अगर ये 100 जूल एनर्जी खर्च करता है 1 सेकंड में, तो उसमें से 75 जूल काम में आती है, 25 जो है वो वेस्ट हो जाती है ना। दिमाग कहीं और रहता है क्या? तो बताओ फिर कैसे निकालें एक्चुअल पावर इसकी क्या है? ये तो 75% एफिशिएंसी इसकी है, तो उसी के हिसाब से इसने ये काम किया ना। इसने जो काम किया है यहाँ पर जो पावर, तो पानी, ये जो पावर आई है किसके लिए आई है? ये इस पानी को उठाने की पावर आई है, लेकिन इसने पावर तो ज्यादा खर्च की होगी ना, क्योंकि उसमें जो है वो उसने ज्यादा एक्स्ट्रा खर्च किया। हाँ, इसका 25% और एक्स्ट्रा खर्च किया होगा। तो कैसे करते हैं, परसेंटेज कैसे निकालेंगे? 75%। इसका हम कर देंगे, देखिए एक्चुअल पावर, एक्चुअल, इस तरीके क्वेश्चन पूछते हैं। एक्चुअल पावर क्या हो जाएगी? तो ये जो एफिशिएंसी है, अब क्योंकि हमको एफिशिएंसी इसका वर्क जो इसने किया है तो 75 के हिसाब से ये काम किया है, तो इसकी पावर जो है 100 हो जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 100 इस बात को लिख लीजिए, इसीलिए मैं एक एक क्वेश्चन हर वैरायटी कराता हूँ। 100/75 करेंगे, समझ गए? इंटू 2000। अगर ये 100% होता और इसकी जो है वो हमें 75% निकालना होता उसका, तो फिर क्या करते हैं? फिर 75/100 इंटू 2000 करते हैं, अगर 75% निकालना होता। अभी हमें क्या करना है, ये 75% है, इसको 100% ले जाना है। आ रही मेरी बात समझ में, क्या कहना चाह रहा हूं मैं? तो इसलिए 100/75 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है? यूं समझिए कि आपके इतने मार्क्स आए, लेकिन कितने में से आए ये आपको पता नहीं है, बस ये बताइए 75% है, तो टोटल मार्क्स कितने हैं जिसमें से ये नंबर आए? तो 100/75 से मल्टीप्लाई कर दिए तो वो मार्क्स हो जाएंगे, ठीक है? तो कितना आंसर आ गया है? कैलकुलेट किया किसी ने? बोलिए। 25 यहाँ 75 और 25 चौके को ये हो गया, और इसको मल्टीप्लाई कर दें तो 4/3 इंटू 2000। अब इसको सॉल्व कर लिए, जो भी आंसर आएगा वो इसकी एक्चुअल पावर होगी। वॉट में लिख लिए चाहे जूल सेकंड में लिख लिए, ठीक है? चलिए, तो यहाँ पे हमारा पावर भी खत्म हो गया। सारे क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही भेज दिए थे, जैसे ये टॉपिक रह गया था, तो ये आपको कंप्लीट करना है। संडे में हम लोग मिलते हैं टेस्ट के लिए। 5 मिनट बाद हम लोग IUPAC गेम शुरू करते हैं। हाँ, जो डिस्कस करो मतलब जो मिस्टेक है।
आपने क्या किया है? ये मैंने यहाँ से ये हमने निकाल लिया यहाँ से फोर्स निकाल लिया है पावर गिवन है हमें ऑलरेडी और हमें वेलोसिटी गिवन है जो फाइन वेलोसिटी है फाइन जगह से ठीक है फोर्स निकाल लिया फोर्स से हमने फिर यहाँ से एफ इक्वल्स टू एम से एक्सेलरेशन निकाल लिया चाइना में अब इसको हमने न्यूटन की इक्वेशन में पुट करके हमने यहाँ पे टाइम निकाल लिया है अगर हम टाइम 1 सेकंड मानते हैं क्यों मानेंगे 1 सेकंड ये प्रॉब्लम है ना बेटा कि जो पैरामीटर्स हमको दिए हुए उसी पैरामीटर से सॉल्व करना होगा ना अगर गिवन होता है फॉर्मूला अगर गिवन होता टाइम तो आप कर सकते हैं यस और